इस परिचर्चा की शुरुआत अनवर जमाल साहब से सबसे पहले, क्योंकि श्याम बेनेगल के साथ रहे हैं और साहित्य और सिनेमा का जो संबंध है तो वो थोड़ा सा क्रिस्टलाइज करेंगे। सभागार में उपस्थित वे सारे लोग जिनका इस विषय में कुछ मंथन और चिंतन करने के लिए यहाँ आना तय हुआ, मुझे लगता है कि जो हमारा हिंदी सिनेमा है या हिंदी बेल्ट में चलने वाला सिनेमा है, जिसमें पंजाब, उत्तर प्रदेश, राजस्थान, हरियाणा सब चीज़ सारे ये आते हैं, जिसमें एक पंजाबी गाने का डांस के साथ होना बहुत अवश्यंभावी है, जिसकी स्क्रिप्ट इस बात से तय होती है कि नीड और डिमांड क्या चीज़ हैं। उसको उदाहरण के बतौर मैं ऐसे कह सकता हूँ कि मैंने और सुधीर मिश्रा ने एक फिल्म बनाई सिकंदर, कश्मीर में होनी थी, 2008 या 9 की बात है। तो मुझे लगा कि कश्मीर में एक तरह से वापसी हो रही है सिनेमा की, क्योंकि एक ज़माने में अगर आप कश्मीर का कोई एक गाना नहीं है तो फिल्म मतलब कि अच्छी नहीं मानी जाती थी, मतलब कि 1985 तक, 90 से पहले। तो जब वापसी हो रही है तो हमको ये लगा कि हम इसमें फैज़ अहमद फैज़ साहब का गुलों में रंग भरे बादे नौ बहार चले भी आओ तो गुलशन का, तो फैज़ साहब की बेटी से राइट्स लिए। और उस ज़माने में 2008 के आसपास आपको याद होगा तो एक गाना बड़ा हिट हो रहा था, मटक कली मसक कली, मोहित चौहान ने गाया था और अभिषेक बच्चन पे फिल्माया गया था, उसने वो गाना गाया। प्रसून जोशी ने उस पर गीत लिखा, फर्स्ट 2 लाइन लेकर के फैज़ साहब की उसके आगे। फिल्म बनकर के तैयार हुई तो रिलायंस में जब फर्स्ट स्क्रीनिंग थी तो मैं और सुधीर मिश्रा बैठे हुए थे। तो जैसे ही वो गाना चला तो शुरुआत में ही मतलब फिल्म बिगिंस फ्रॉम देयर, तो उनका जो मार्केटिंग का हेड था उसने सीधे पूछा कि ये बड़ा कठिन कठिन सा लग रहा है, ये गुलों में रंग भरे बादे नौ बहार चली, ये किसका लिखा हुआ है। तो थोड़ा सा अपना 56 का तो नहीं होगा, लेकिन सुधीर मिश्रा ने अपने कंधे उचकाए और थोड़े से बोले कि फैज़ अहमद फैज़ का है। तो सीधे उसने मार्केटिंग हेड ने कहा कहाँ का राइटर है ये। अब मैं उसको देखूं वो मुझको देखें, तो मैंने कहा कि पाकिस्तान से। बोले पाकिस्तान से तो हमारी मतलब ट्रीटी नहीं है, मतलब कि ये तो चलेगा ही नहीं। तो बोले पैसा दे दिया। तो मैंने कहा कि अब कैसे बात करें इस विषय पे। दैट वाज द फर्स्ट इंटरेक्शन विद द कॉर्पोरेट बेसिकली। ये उदाहरण मैंने इसलिए दिया, जिस विषय पे हमको बात करनी थी या करनी है, जहाँ सारी चीज़ें एक्सेल शीट पे डिसाइड होती हैं, जहाँ सारी की सारी चीज़ें करण जौहर के अनुसार कि हमको पटकथा, बेसिकली उसमें आज की तारीख़ में हिंदी सिनेमा में उसकी कहीं कोई गुंजाइश नहीं है। जिस एलिमेंट को और शाश्वत एलिमेंट यूनिवर्सल जो हम पकड़ते हैं साहित्य में, वो एक ज़माना रहा होगा। शतरंज के खिलाड़ी, जब मैं डायरेक्शन की क्लासेस लेता हूँ पूना इंस्टीट्यूट वगैरह में, तो मैं सबसे पहले शतरंज के खिलाड़ी का ही एग्जांपल देता हूँ। जब उनके पास ये हुआ कि शतरंज के खिलाड़ी पे फिल्म बनानी है तो सत्यजीत रे चूँकि हिंदी नहीं पढ़ पाते थे, तो ये हुआ कि भाई कोई नरेट करेगा स्टोरी। तो जब नरेट किया तो हिंदी जो ओरिजिनली तो हिंदी में नहीं लिखी थी ना प्रेमचंद जी ने, ओरिजिनल तो उर्दू में लिखी थी। तो उसका जो हिंदी तर्जुमा है, अगर आप लोग शतरंज के खिलाड़ी की कहानी पढ़ें अगर, तो उसकी जो पहली लाइन है वो है, वाजिद अली शाह का समय था, लखनऊ विलासिता में लिप्त था। ये है उसकी कहानी का हिंदी अनुवाद। तो somebody was reading and he was not able to understand, समझ नहीं पाए सत्यजीत रे। बोले कि ऐसी लिखा है प्रेमचंद ने, हमने तो उनको दूसरे ढंग से पढ़ा, जो भी बंगला में अनुवाद था, तमाम जो उसकी भाषा थी। तो ओरिजिनल टेक्स्ट मंगवाया। ओरिजिनल टेक्स्ट जो है, पहली लाइन जो है इसी कहानी की वो ये है, हिंदी में मैंने बताया आपको कि वाजिद अली शाह का समय था। जो उर्दू में है उसमें लिखा है कि वाजिद अली शाह का ज़माना था।
तो ज़माना और समय जो कन्फाइन करता है, समय और ज़माना, पहला पॉइंट। लखनऊ विलासिता में लिप्त था। लखनऊ ओरिजिनल में लखनऊ ऐशो इशरत के रंग में डूबा था, समझ रहे थे? तो जो स्कोप था, जो रेंज है, जो मेटाफर है, जो नुआंसेस हैं, जो भाषा का पूरा जो एक अंदाज है जो आपके तमाम इमेजिनेशन को और परसेप्शन को खोल के रखता है, क्योंकि लिटरेचर से सिनेमा के जो बिंब हैं वो सीधे आप मुझे मिली, एक अजीब आपके गर्दन से एक अजीब सी गंध सी आई, ये सी का अनुवाद नहीं हो सकता ना सिनेमा में। सो द होल परसेप्शन इन टर्म्स ऑफ इमेजिनेशन। तो मुझे लगता है कि लिटरेचर एक रास्ता देता है और वो शाश्वत है। बाजार किसी भी समय कुछ भी हो, कोई भी डिमांड हो, कोई भी समय हो। एक समय में ये हो गया कि उपन्यास खत्म हो गया, मार्क्वेज का 100 Years of Solitude आया तो अरे उपन्यास फिर से जीवित हो गया। तो इस समय समय पर अलग अलग दौर आते हैं, लेकिन आज की तारीख में डेमोक्रेसी ऑफ टेक्नोलॉजी, जिसमें हमारे पास फेसबुक, ईमेल, जीमेल, यूट्यूब और हम सब की बात करते हैं। पहले ये था कि किताब थी, जब मर्जी आपने उसको खोला, जब मर्जी आपने उसको पढ़ा, जब मर्जी उस पर मार्क किया, उसको रख दिया। आज सिनेमा भी की भी मोरलेस वही स्थिति है। लेकिन एज सच मैं ये समझता हूँ, और इस बात को कह कर के अभी मैं बैठने जा रहा हूँ कि दैट देयर इज नो ट्रूथ, देयर इज नो यूनिवर्सल ट्रूथ। कोई शाश्वत सत्य नहीं है। लिटरेचर बेसिकली जो कॉम्बिनेशन है बहुत सारी इमेजेस का एक विस्तार में ले जाने का और अनुभव का विस्तार। सिनेमा 25-30 साल, 26वां साल है मेरा सिनेमा में, वर्क विद 1084 की माँ, गोविंद एलानी के साथ ये सब करके। लेकिन मैं ये समझता हूँ कि सिनेमा का जो विस्तार है और जो साहित्य का जो अनुभव है एक्चुअल में, वो इस टेक्नोलॉजी में हम बहुत कम ही पकड़ पाए हैं। वो बहुत ही बड़ा है। उसके ना पकड़ने की जो कोशिश है, मजबूरियां हैं, बाज़ार है, ये है, वो है। 100 करोड़ की बात कर रहे थे मंडलोई जी। आपको बहुत सारे लोगों को मालूम नहीं होगा, मैं बजट जब पढ़ाता हूँ कहीं तो आपको ये नहीं मालूम होगा कि जब किसी फिल्म का 100 करोड़ बजट बताते हैं कि 100 करोड़ क्रॉस कर गई, तो उसमें समोसे, पेप्सी और पॉपकॉर्न, उसका भी मूल्य शामिल रहता है कि जिस थिएटर में आप फिल्म देखने गए जो टिकट है वो उसमें इंक्लूडेड होता है। वो तो एक्चुअली वो सिर्फ टिकट का पैसा नहीं है, एक्चुअली वो कैलकुलेटेड है। तो मुझे लगता है कि जहाँ पर एक ऐसा माध्यम जिसमें एक एलिमेंट हम लेकर के आ रहे हैं मनोरंजन का या सीरियस या एवरेज जो भी है, उसका सीधा संबंध बाज़ार से है। साहित्य का संबंध जो है वो कभी भी बाज़ार से नहीं रहा। ठीक है, वो पब्लिशर अपने करते हैं, 500-600 का एडिशन छाप लेते हैं, लाइब्रेरी में बेचते हैं, ये करते हैं, राइटर को पैसा नहीं मिलता। लेकिन वो जो यूनिवर्सल चीज़ है साहित्य की, मैं नहीं समझता हूँ कि उसका कोई भी लिंक उस तरीके से कभी भी हो सकता है। साहित्य अपनी जगह पर है, और अगर सिनेमा उसको नहीं पकड़ पा रहा है, मेन स्ट्रीम सिनेमा नहीं पकड़ पा रहा है, तो ये आयरनी है एक्चुअली। क्योंकि मैं ये समझता हूँ कि जिसने भी सीरियसली काम किया है लिटरेचर के एलिमेंट को लेकर के, क्योंकि वो एक ऐसी विधा है जो इस सदी में, विस्लावा शिम्बोस्का की पोएम है कि इस सदी के अंत में एक ताकतवर इंसान और एक अच्छे इंसान को एक हो जाना था जो हो ना सका। किसी छोटी सी बच्ची ने पूछा है मुझसे ख़त में कि क्या करें, बदले में मैं इतने बरस की। विस्लावा शिम्बोस्का को 96 में नोबेल पुरस्कार मिला था, तब उन्होंने ये कविता के अपने सेंचुरी डिक्लाइन की लास्ट पोएम पढ़ी थी कि इस सदी के अंत में एक अच्छे इंसान और एक ताकतवर इंसान को एक हो जाना था जो हो ना सका। किसी छोटी सी बच्ची ने पूछा है मुझसे ख़त में, बदले में मैंने भी उससे ये पूछा है। दरअसल दुनिया के सबसे भोले सवाल सबसे ज़रूरी सवाल होते हैं। तो इस मोमेंट पे मेरा इंटरवेंशन इतना ही। थैंक यू वेरी मच।
अमर्त्य सेन पहले भारतीय जिन्हें मिला अर्थशास्त्र के क्षेत्र में नोबेल सम्मान। गरीबी और भूख जैसे विषयों पर सेन ने किया है उल्लेखनीय काम। लोक कल्याणकारी अर्थशास्त्र की उनकी अवधारणा ने दिलाई विश्वव्यापी पहचान। वर्ष 2010 में सर्वाधिक प्रभावशाली व्यक्तियों की टाइम मैगजीन की सूची में शामिल था उनका नाम। थोड़ा सा मुझको चिंता होती है कि इस विषय के बारे में कि हम कितने सटीक हैं इसके ऊपर और किस तरह की बात करना चाहते हैं। क्या साहित्य का सिनेमा में हास हो रहा है या नहीं हो रहा है। मुझे नहीं लगता है कि ऐसा कोई वजह है और ऐसा हो रहा है। हाँ, मार्केट को देखते हुए अलग अलग तरह के चित्र बनते हैं, अलग अलग सिनेमा बनते हैं और होता आया है। पर अगर हम लोग क्योंकि हम शायद हिंदी भाषी यहाँ ज़्यादा हैं और हिंदी भाषी की बात कर रहे हैं कि हिंदी के साहित्य को लेकर शायद फिल्में नहीं हो रही हैं, पर हम रीजनल भाषा की बात करते हैं या अंतर्राष्ट्रीय सिनेमा की बात करते हैं तो अभी भी कहानियों को लेकर, नाटकों को लेकर, कविताओं को लेकर सिनेमा बनता चला आया है और बन रहा है। क्योंकि एक सिनेमा का एक अपना जो स्वरूप है वो साहित्य से अलग है। उसको साहित्य से जोड़ सकते हैं हम लोग। हम कहें कि साहित्य जो है वो कितना सटीक या सिनेमा कितना सटीक साहित्य के साथ हो, वो कहना थोड़ा मुश्किल है और होना भी नहीं चाहिए। क्यों? क्योंकि सिनेमा खुद में ही एक साहित्य बन जाता है जब उसको बदलने लगते हैं, क्योंकि हर डायरेक्टर का एक नज़रिया है। मूलतः हम लोग सिनेमा को या सिनेमा का जो एडाप्टेशन है स्टोरी का, कहानी का, वो हम लोग 3 हिस्सों में बांट लेते हैं उसको। या तो वो बहुत ही लूज है, ढीले तरह से उसका रूपांतरण होता है, उसका एडाप्टेशन होता है और उसमें आइडिया वही रहता है, चरित्र बदल जाते हैं, उसका जो विषय वो मूलतः वही रहेगा, लेकिन उसमें चरित्र बदल जाएंगे, स्टोरी का जो कैरेक्टर्स बदल जाएंगे, पूरा का पूरा जो लोकेशन है, स्वरूप है, वो बदल जाएगा, पीरियड बदल जाएगा। तो उसको देखते हुए जो है, जो डायरेक्टर है, जो स्क्रिप्ट राइटर है, वो एक अपनी ही रचना बनाता है। मूलतः उसका स्वरूप वही का वही रहता है। फॉर इंस्टेंस आप शेक्सपियर की कहानी ले लीजिए, उसके नाटक ले लीजिए। किंग लियर को बहुतों ने बनाया है, मैकबेथ को बनाया है। मुझे याद है कि मैंने बहुत साल पहले जब फिल्म देखी थी किंग लियर, जो कि कुरोसावा ने बनाई थी, और कुरोसावा ने जो किंग लियर जो बनाई, उसने वो उसको 16वीं शताब्दी में ले गया और जो फ्यूडल स्ट्रक्चर था जापान का, वो उसने 16वीं शताब्दी का जो स्ट्रक्चर था, ए फ्यूडल स्ट्रक्चर, उसकी इर्द गिर्द कहानी उसने रची, जहाँ की जो किंग है वो अपने 3 बेटों को अपनी प्रॉपर्टी देना चाहता है। उनमें जो झगड़ा है, उनके जो सेक्स लाइफ है, जो उनमें जो स्ट्रगल है, जो कन्फ्लिक्ट है, वो सब उसमें रखने की कोशिश करता है और उसमें अपना एक कलात्मक हिस्सा जो है उसका, जो एक स्टाइलाइज है, जो हम लोग नो थिएटर की बात करते हैं, जो ड्रामेटिक डांस फॉर्म है, वो उसके नज़रिए से उसके भाव प्रकट करता है। तो ये उसका जब हम उसको पूरी तरह से वो स्क्रिप्ट लिखता है तो वो स्क्रिप्ट जो है आइडिया के तौर पे तो किंग लियर रहता है, लेकिन स्वरूप में देखा जाए तो पूरा का पूरा उसका रूपांतरण जो है वो एकदम बदल जाता है। और अगर उसको हम दोबारा पढ़ेंगे तो लगेगा कि ये तो आइडिया तो वो है, लेकिन पूरी की पूरी कहानी का जो स्वरूप है वो एकदम बदल चुका है। तो हम उसको साहित्य नहीं कहेंगे,
हमें उसको भी साहित्य कहना चाहिए। ऐसे ही हम इसकी मैं देवडी की बात भी कर सकता हूँ, अनुराग कश्यप की। देवदास है, उसने कहानी लिखी है, आइडिया वही है उसका, लेकिन चरित्र बिल्कुल अलग है। उनका जो जो सिनारियो है जो वो बिल्कुल अलग है, कहानी का स्वरूप बिल्कुल अलग है, सिर्फ आइडिया उसका मूलतः वही है। मैकबेथ अपना इसका विशाल भारद्वाज का या ओंकारा, ये दोनों के दोनों जो हैं वो पूरी पूरी परिस्थितियों में बदल जाते हैं। तो ये टोटल एडेप्टेशन जो हम इसको कहेंगे लूजली एडेप्टेशन है। मैं अभी रिसेंटली एक फिल्म मैंने देखी है, केरला की फिल्म, मलयालम फिल्म जिसे कहते हैं वीरम। अजीज भाई को मालूम है, अजीज भाई ने भी फिल्म देखी है। वीरम भी जो है वो बेसिकली मैकबेथ के ऊपर फिल्म है। वो मैकबेथ जो है उसका, वो उसको 13वीं शताब्दी में ले जाता है केरला में, और केरला में जो बैलेट्स हैं, जो लोक गाथाएं हैं, वो उसके जरिए से अपनी कहानी का पूरा स्वरूप बदलता है। उसमें जो मूलतः कैरेक्टर जो है, जो मैकबेथ जो है, जो फाइटर है, वो कलारीपट्ट की तरह के नज़रिए से, उसकी विधा से, उसकी फाइटिंग से वो पूरा का पूरा स्वरूप जो है उसको कहता है, पूरी कहानी वैसे के वैसे रचता है। तो कलारीपट्ट जो है उसने उसको इस्तेमाल किया है। तो यानी कि कहना चाहिए कि हमको मैकबेथ का जो पूरा जो शेक्सपियर की स्टोरी है वो काफ़ी हद तक वो बदल जाती है। तो ये सारा एडेप्टेशन जो है हम कह सकते हैं लूजली बाउंडेड एडेप्टेशन है शेक्सपियर की कहानियों का या नाटकों का। एक जेन ऑस्टन भी रहे हैं, उनकी कहानी एक थी एमा, और एमा जो है वो उससे हट के अलग बात करती है। वो अतीत में नहीं जाती है, वो फ्यूचरिस्टिक बात करती है, वो व्यंग्य की बात करती है। तो यानी कि पूरा लिबर्टी जो है डायरेक्टर को सिनेमा बना रहा है, वो कहानी को वैसे के वैसे आप तक नहीं रख रहा है। अगर वो वैसे उठा के वैसे के वैसे रख देगा तो वो लिटरल एडेप्टेशन हो जाएगा, जो हमारे राजा हरिश्चंद्र में हुआ है। जो राजा हरिश्चंद्र की बात मंडोई जी भी कर रहे थे, सक्सेना साहब भी याद कर रहे थे, वो जो राजा हरिश्चंद्र की कथानक जो है वैसे का वैसे ही उन्होंने मिनिमलिस्टिक सिनेमा के जरिए आप तक पहुंचा दिया। तब उसको हम एडेप्टेशन कहें, नहीं कहें, या कहें मूलतः उन्होंने वैसा का वैसा, जैसा उसका नजरिया है, जैसा कहानी का स्वरूप है, वैसा का वैसा आप तक रख दिया है। सो दैट वी कैन सी दैट इट्स अ लिटरल ट्रांसलेशन, अ लिटरल एडेप्टेशन ऑफ द कथानक। सो ये दो स्वरूप हैं। एक और तीसरा स्वरूप भी आता है हमारे सामने जब हम कहानी को एडेप्ट करते हैं, दैट इज कॉल्ड फेथफुल एडेप्टेशन, कि वो जितने नजदीक तक जा सकते हैं सिनेमा के या कहानी के, उसका ना तो विषय बदलते हैं, ना चरित्र बदलते हैं, ना जो उसका मूलतः स्वरूप है उसको बदलते नहीं है, उसको वैसे ही कहने की कोशिश करते हैं सिनेमा की फॉर्म से। लेकिन उसमें एक खतरा ये रहता है, जैसे मनोज जी कह रहे थे, सक्सेना साहब कह रहे थे, अपने अनवर भाई ने भी कहा कि मेटाफर, जो साहित्य में मेटाफर इस्तेमाल होते हैं उसको सिनेमा में दिखाया जाए वो बड़ा मुश्किल हो जाता है। क्यों? सिनेमा की एक अपनी भाषा है, उसकी अपनी लैंग्वेज है, उसका एक अपना टाइम है, डिफ्रेंशिएट करता है, एक स्पेस है। उस टाइम और स्पेस के वो उस बात को नहीं कह पाता जितना कि जो कहानी जो है, जो साहित्य है, वो उसको कह सकता है। क्योंकि आज देखा जाए तो साहित्य का सारा स्वरूप बदल चुका है। अब साहित्य खाली लेखन तक सीमित नहीं है। जो गायन है, जो नाटक है, जो म्यूजिक है, इवन जो इलेक्ट्रॉनिक प्रिंटेड मटेरियल है, वो सारा का सारा साहित्य में आता है। क्योंकि खाली पहले क्या था, लिटरेचर को हम लोग ग्रीक उस भाषा में आप कहें तो लिटरेचर आया था, तो लिटरेचर जो था वो खाली लेखन से संबंधित था। लेकिन अब तो इलेक्ट्रॉनिक है, जो इलेक्ट्रॉनिक में लिखा जाता है या बोला जाता है या म्यूजिकल रेंडरिंग होती है उसकी, दैट्स ऑल ए पार्ट ऑफ द लिटरेचर। सो क्योंकि इस विस्तार उसका हो चुका है और उस विस्तार को हमको समझना चाहिए, तो हम ये नहीं कह सके कि साहित्य का ह्रास हो रहा है। हम कहेंगे साहित्य अपनी जगह है, सिनेमा अपनी जगह है। दोनों विधाएं ऑफ कोर्स तारतम्य
जितना बन सकता है बनता है। मार्केट की अपनी ज़रूरतें होती हैं, डिमांड्स होती हैं, उसके लिए वो काम करता है। मैं इसकी बात कर रहा था, हाँ, फेथफुल एडेप्टेशन की बात कर रहा था। और उसमें सबसे दिक्कत क्या है, जैसे कि मेटाफर की बात करते हैं हम लोग, वो उसको लेना और उसकी लैंग्वेज को लेना, वो अपने में ही एक अपने में खास मायने रखता है। हर विधा की, क्योंकि सिनेमा एक अपनी विधा है और संपूर्ण विधा है, उसमें बहुत सारी चीज़ें आती हैं, गाना है, म्यूज़िक है, कैमरा है, तो ये सारी चीज़ें जो हैं वो साहित्य को, यकीनन अगर वो नहीं होगा तो आपको साहित्य उठा के रखने का कोई मतलब नहीं है, फिर तो आदमी साहित्य पढ़ेगा ना। तो जो डायरेक्टर के जो अपने इंटरप्रिटेशंस हैं, वो अपनी इंटरप्रिटेशन उसमें लगाएगा ही लगाएगा, और अच्छी बात भी है, उसी से एक नई कहानी भी बनेगी। और अभी स्क्रीन प्ले की बात चल रही थी, मैं कहूँगा स्क्रीन प्ले इटसेल्फ में एक साहित्य है, वो एक आर्ट है। आप स्क्रिप्ट लिखते हैं, वो एक साहित्य है। इवन डॉक्यूमेंट्रीज में लोग डॉक्यूमेंट्री बनाते हैं और साहित्य को डॉक्यूमेंट्री में भी इस्तेमाल करते हैं। अपनी शबनम विरमानी की एक कबीर के ऊपर उन्होंने चार भाग में वो लिखा है, वो साहित्य में उन्होंने साहित्य को ही डॉक्यूमेंट्री के तौर पे लिया है। और इवन कुछ एक डॉक्यूमेंट्रीज, मूर की एक डॉक्यूमेंट्री जो है, उसको लोगों ने उसको लिख दिया गया है, तो खुद में साहित्य बन गया। बनी तो डॉक्यूमेंट्री थी, वो साहित्य में रचा गया। सिर्फ दोनों विषय जो हैं आपस में अलग अलग सतह पे हैं, अब अलग अलग जगह पे हैं, और एक अच्छी बात है। टाइम, स्पेस, लैंग्वेज और डायरेक्टर, ये सारी बातें जो हैं वो साहित्य से ही जुड़ी हुई हैं, और वही अलग अलग तरीके से उसको प्रदर्शित करती हैं। क्योंकि जो सिनेमा है, जो टाइम है, जो डिफरेंशिएट करता है साहित्य से, क्योंकि टाइम इज द मोस्ट, जब स्क्रिप्ट लिखते हैं हम लोग, तो हम उसके टाइम फ्रेम को देखते हैं। वो लिबर्टी सिनेमा में है, जो साहित्य में नहीं है और नाटक में भी नहीं है, क्योंकि हम लोग आगे पीछे जा सकते हैं टाइम फ्रेम में, फ्लैशबैक में जाते हैं, जो कि नाटक में नहीं जाते हैं। उसको छोटा बड़ा कर सकते हैं, उसका रिदम बढ़ा सकते हैं, इंटरनल टाइम एंड एक्सटर्नल टाइम जिसे हम लोग बोलते हैं। तो इसलिए सिनेमा कहते हैं कि इसकी पेस तेज लग रही है या धीमी गति है। तो ये सब विशेषताएं हैं जो सिनेमा पकड़ पाता है, और जो साहित्य को ऐसे पढ़ते हुए आपको नहीं लगेगा। ऐसी स्पेस है। सिनेमा को हम लोग 2 डायमेंशनल देखते हैं, क्योंकि हमको एक स्पेस के अंदर बांध दिया जाता है। साहित्य में आप अपने विचार खोलते रहते हैं, वो आपके अपने व्यक्तिगत विचार हैं, लेकिन फिर भी जितना सिनेमा आपको उस विचार से बांधेगा या उससे खोलेगा, ओपन करेगा आपके माइंड को, वो ना नाटक कर सकता है। क्योंकि नाटक जो है वो 3 डायमेंशनल में आता है, क्यों वो आपको अगर सिनेमा है वो आपको 2 डायमेंशन में काम करता है। जो शॉट्स जो आपके लॉन्ग शॉट, मिड शॉट्स, हाई एंगल, लो एंगल, वाइड एंगल जो दिखाता है, वो उसी नज़रिए को आप देखते हैं। उस साहित्य को उसने उसी नज़रिए में बांधा है। वेरएज नाटक में ऐसा नहीं है। नाटक में अगर 3 कैरेक्टर हैं, वो 2 कैरेक्टर अगर कुछ बात कर रहे हैं, आप 3rd कैरेक्टर पे अटेंशन फोकस कर सकते हैं। लेकिन सिनेमा में एक बेनिफिट आपको यही रहता है कि आप उसको जैसा राइटर चाह रहा है या नहीं चाह रहा है, जैसे डायरेक्टर चाह रहा है, वो उस नजरिए से दिखा सकता है। और कभी कभी ऐसा होता है जो साहित्य में लिखा गया है उससे ऊपर सिनेमा दिखाता है। अगर उसमें कैरेक्टर्स उसका आपके फ्रेम में नहीं भी है, तो डायरेक्टर जो है वो बाकी माध्यम के जरिए से, चाहे वो म्यूजिक हो, चाहे इफेक्ट हो, चाहे साइलेंस हो, उसके नजरिए से आपको एक दृश्य बयान करता है जो कि राइटर ने नहीं लिखा है। मृच्छकटिकम अगर हम बात करें तो मृच्छकटिकम में उसका टोटल स्वरूप ही बदल गया है, एस्थेटिक बदल गई। जो उत्सव गिरीश कार्नाड जी ने तय किया, उन्होंने इतने एक्स्ट्रास भर दिए जो कि कहानी में नहीं है।
तो सारा स्वरूप उन्होंने बदल दिया है, उसका एस्थेटिक बदल दी गई है। तो ये साहित्य, ये हम नहीं कहेंगे कि साहित्य नीचे हो गया, तो साहित्य ही माध्यम था, साहित्य मूल रूप था उसका, उन्होंने अपने हिसाब से उसका विस्तार किया है। इससे ज्यादा शायद मैं ये कहूँगा कि हाँ, डायरेक्टर की लिबर्टीज बहुत ज़्यादा हैं। जो सिनेमा में वो डायरेक्टर का अपना एक माध्यम होता है, वो साहित्य को जिस तरह से उठाता है, एक उसको एक अपना इंटरप्रिटेशन देता है, उसको हमको स्वीकारना चाहिए। और साहित्य जहाँ है वो वहीं है, कम नहीं हुआ है। अभी भी साहित्य जो है, विदेशों में भी फिल्में बन रही हैं। ग्रेट गैट्सबी, वन ऑफ फैंटास्टिक फिल्म हैज़ बीन मेड। वीरम मैंने अभी बात की, वह वहाँ बनी है। अभी एलम्मा, एक अनदर स्टोरी कन्नड़ा में फिल्म बनी है, जो कि 12वीं शताब्दी के सूफी सेंट के ऊपर है, एलम्मा, अयप्पा एलम्मा, उसके ऊपर बनी है। तो हिंदी भाषा में शायद नहीं बन रही हो, क्योंकि हिंदी भाषा दूसरे तरह की, उनकी जो ऑडियंस हैं, जो उनके दर्शक हैं, बिल्कुल दूसरे हैं। बाकी बंगाली लिटरेचर में अभी भी भूषण मित्र, उन्होंने उनकी स्टोरी पे भी एक फिल्म बनी है। तो फिल्में बन रही, गुजराती में खरगोश, रैबिट, वो फिल्म बनी है। सो फिल्में बन रही हैं। हाँ, हिंदी में नहीं हो रहा है काम, उसके लिए दुख है, होना चाहिए। उसके लिए मंडलोजी से हम कहेंगे कि कुछ बढ़ावा दें लोगों को, ज्ञानपीठ से कहेंगे कि ये बढ़ावा दें ताकि काम हो सके।